सन 1973 लंदन के नॉर्थ कैरोलिन गार्डन के कॉम्प्लेक्स में रहने वाले तमाम लोग कुछ महीनों से बहुत परेशान थे और वहां के लैंडलॉर्ड को काफी महीनों से कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि उनके काफी महीनों से ड्रेनेज पाइपलाइन ब्लॉक हो चुकी थी। उस ब्लॉकेज की वजह से पानी उनके घरों में दाखिल होता था और वो बहुत परेशान थे। लेकिन लैंडलॉर्ड का ये कहना था कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसकी वजह से किसी वेस्ट की वजह से पानी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। कंप्लेन ज्यादा होने की वजह से लैंडलॉर्ड ने आखिरकार एक प्लम्बर कंपनी से राब्ता किया ताकि वो इस मसले का हल निकालें। 8 फरवरी सन 1973 तकरीबन शाम 6 बजे प्लम्बर कंपनी माइक नाम के एक एक्सपीरियंस आदमी को वहां हायर करते हैं। प्लम्बर कंपनी के इस माइक नाम के आदमी को जब वहां भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाओ देखो वहां पे जाकर कि ऐसा क्या माजरा है जिसकी वजह से पानी आहिस्ता से निकलता है और तमाम अपार्टमेंट के पाइप जो है वो ब्लॉक है। माइक फौरन उस जगह पे पहुंचता है जहां उसको भेजा जाता है। माइक जब उस जगह पर पहुंचता है तो लोग उसको देखकर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं और उसको अपनी सारी कंप्लेंट्स बताते हैं, सारी सूरत हाल माँ की बताते हैं कि उनके साथ क्या माजरा पेश आ रहा है। माइक उनकी कंप्लेंट सुनने के बाद बिल्डिंग के पीछे सीवरेज की तरफ बढ़ता है और उसका जाकर ढक्कन खोलता है ताकि ब्लॉकेज को चेक किया जाए। सीवरेज के ढक्कन को खोलते ही माइक देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे बाल, नैपकिन और बहुत सारे गोश्त के टुकड़े मौजूद थे। माइक कोशिश करता है और अपना हाथ अंदर की तरफ घुसाता है और उसको कुछ जर्रात मिलते हैं। जब उनको चेक करता है वो बहुत ही घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। इसी सूरत में माइक और अपने हाथ को अंदर घुसाता है उस पाइपलाइन के अंदर ताकि वो उस मवाद को जो कि फंसा हुआ आता है उसको निकाले और साफ करे। मगर माइक जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाता है और उसको कुछ नरम नरम सा महसूस होता है। माइक उस मवाद को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगता है। माइक को सही तरीके से पता नहीं चल सका कि आखिर ये चीज है क्या। माइक उसको पूरी कोशिश करता है कि निकाले मगर वो बाहर निकल ना सका। माइक को वो बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा था और उसके अंदर कुछ हार्ड मटेरियल भी महसूस हो रहा था। माइक जब उसको ऐसे खींचने की कोशिश करता है तो वो बाहर की तरफ नहीं आता। माइक जब थोड़ा सा मवाद निकालता है पूरी कोशिश के बाद वो देखता है कि ये किसी तरह का मीट है जो कि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था और जो हार्डनेस उसको महसूस हो रही थी उस मांस के अंदर वो छोटे छोटे हड्डियों के जर्रात थे। इतना कुछ देखने के बाद माइक बहुत परेशान हुआ और फौरी वहां से जाने की कोशिश करने लगा। काफी रात हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो इस ब्लॉकेज को किस तरीके से खाली करे, इसको साफ करे। माइक अपनी वैन की तरफ वापस जाने लगा तो वहां पे खड़े कुछ लोग जिनमें से 2 आदमी उसके पास भागे आए और उसको कहने लगे कि तू अपना काम छोड़कर किस तरफ जा रहा है, हमारी पाइपलाइन को साफ कर। लेकिन माइक उनको सारा सूरत हाल बताता है कि मैंने ये चीज देखी है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरीके से साफ करूं, इसलिए मैं कल अपने सुपरवाइजर के साथ आऊंगा ताकि हम मिलकर इसका हल निकाल सकें। माइक जब उनको ये सारी सूरत हाल बताता है कि मैंने उसमें गोश्त के टुकड़े और हड्डियां देखी हैं तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि लोग भी कितने बेवकूफ हैं जो कि KFC को खाते कम और वेस्ट ज्यादा करते हैं। ये सब सुनने के बाद माइक अपनी वैन की तरफ जाता है और वापस अपनी कंपनी की तरफ रवाना होता है। अगली सुबह माइक अपने सुपरवाइजर के साथ जब उस जगह पर वापस पहुंचता है और उसको सारी डिटेल बताता है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ महसूस की, मुझे क्या क्या चीज़ मिली, तो इसलिए मैं परेशान था कि मैं इसको कैसे साफ करूं। माइक और उसका बॉस जब दोबारा से वहाँ की चेकिंग करते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। माइक इस बात पे हैरान था कि जो मवाद, जो मटेरियल उसको कल महसूस हुआ था वो आज वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। आखिर क्या माजरा था कि माइक को वो चीज वहां दोबारा नहीं मिली। माइक का बॉस हैरान था और माइक बहुत ही परेशान था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना मवाद इम्पॉसिबल है कि कोई साफ कर सके
कोई एक्सपीरियंस बंदा उसको साफ कर सकता है, मगर माइक की समझ में बात नहीं आ रही थी कि आखिर वो चीज कहाँ गायब हो गई। इन सब के बाद माइक और उसके बॉस ने तमाम घरों की पाइपलाइन को चेक किया और उनको कहीं भी किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं नजर आई, सिर्फ एक घर को छोड़कर, अपार्टमेंट नंबर 23। माइक और उसके बॉस को बिल्कुल ये इल्म नहीं था कि वो जिस जगह की पाइपलाइन चेक कर रहे हैं वो इतिहास के पन्नों पर बहुत जल्द छपने वाला है और वो जगह हिस्टोरिकल बनकर रह जाएगी। आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा था इस अपार्टमेंट नंबर 23 के अंदर, जो कि सबको लाजवाब, हैरान और परेशान कर रही थी? क्योंकि अपार्टमेंट नंबर 23 की तरफ से जो पाइपलाइन आ रही थी, उस पाइपलाइन में काफी मिकदार में इंसानी हड्डियां और गोश्त शामिल था, जो कि बुरी तरह से क्रश था। माइक और उसके बॉस को मामला कुछ ठीक नहीं लगा और वो घबरा गए और उन्होंने वहां के लोगों से माफी मांगी कि हम यहाँ का काम नहीं कर सकते और ये ब्लॉकेज हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर कहाँ और क्यों बंद है। इसी वजह से माइक और उसका बॉस उस जगह से रवाना हो चुके। जब वो वापस गए, उन्होंने जाके लैंडलॉर्ड को दोबारा से कॉल की और उनको सारा माजरा बताया। लैंडलॉर्ड ने जब वहां की तफ्तीश की उस एरिया की, और उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। लैंडलॉर्ड के मालिक ने जब पुलिस को इन्फॉर्म की तो पुलिस वहां पर फौरन आई और वहां के तमाम इलाके को सील कर दिया गया और उस अपार्टमेंट नंबर 23 के दरवाजे के बाहर नॉक करने लगी। मुसलसल नॉक करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अचानक ही एक भयानक बदबू उस कमरे के, उस अपार्टमेंट के अंदर से बाहर की तरफ निकली, जो कि जानलेवा थी और पुलिस वालों से सही तरीके से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। पुलिस वालों ने कोशिश की और किसी तरह अंदर जाने लगे। अचानक उनके सामने एक शख्स आता है 35 से 40 के दरमियान का, जिसका नाम डेनिस निल्सन था। जी हाँ, ये वही आदमी था जो उस अपार्टमेंट नंबर 23 के अंदर काफी सालों से रह रहा था। पुलिस ने इससे काफी सवालात किए और कहा कि हम तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी करना चाहते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी पाइपलाइन के अंदर से काफी गोश्त के टुकड़े मौजूद हैं और काफी इंसानी बाल और हड्डियां हमें मिली हैं। डेनिस बहुत ही परेशान हुआ एकदम से और एकदम से हंसने लगा और कहा कि शायद आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मेरे पाइपलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तमाम एरिया की पाइपलाइन को चेक करें। पुलिस वालों ने उससे कहा कि हमने इस तमाम एरिया की पाइपलाइन को चेक कर लिया है, सिर्फ तुम्हारी पाइपलाइन से ये मवाद बाहर की तरफ आ रहा है और हमें ये चेक करना जरूर है। दानिश ने बहुत ही जद्दोजहद की कि उनको किसी तरीके से टाल दे, मगर पुलिस वाले अंदर घुसे और उन्होंने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी करना शुरू की। पुलिस वाले जैसे ही अंदर घुसे और वो बहुत ही परेशान थे क्योंकि हर तरफ लाशें और इंसानी जिस्म कटा हुआ पड़ा था। उसके घर के अंदर से बहुत ही अजीब की तरह की स्मेल आ रही थी और हर जगह पे दीवारों के ऊपर खून के निशानात मौजूद थे। पुलिस वालों ने दानिश निल्सन के ऊपर दबाव डाला और उससे कहा कि बाकी की लाशें कहां पर हैं। दानिश निल्सन ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके अंदर 2 शापरों में बाकी का जिस्म मौजूद है। दानिश निल्सन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपनी वैन की तरफ रवाना हुई। वैन के अंदर बैठते ही दानिश निल्सन बहुत ही खुश हुआ और उसके मुंह पे एक अजीब तरह की मुस्कुराहट जाहिर हो रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो मुसलसल हंस रहा था। पुलिस वालों में से एक ने उससे सवाल किया कि तू इस तरह क्यों बेवकूफों की तरह हंस रहा है और क्यों तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दानिश निल्सन ने जवाब दिया कि तुम गाड़ी तेज चलाओ, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और मैं अपनी कहानी जाकर वहां आप सबको सुनाऊंगा। पुलिस स्टेशन में जब वो दाखिल होते हैं, दानिश निल्सन को जब इंटरोगेशन अपार्टमेंट में दाखिल किया जाता है और उसको बैठाकर उससे सारे सवालात किए जाते हैं। इंटरोगेशन ऑफिसर जब दानिश निल्सन से पूछता है ये क्या वजूहात है कि तूने ये सब कुछ किया, इतना इंसानी मांस
और इतनी हड्डियां जो कि तेरे पाइप से मिली हैं, आखिर ये क्या माजरा है। दानिश निल्सन एक गहरी सांस लेता है और उनको कहता है कि क्या तुम लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हो। तमाम पुलिस वालों पे एकदम से खामोशी छा गई और दानिश निल्सन उन सब का चेहरा देखकर हंसने लगा। एक पुलिस वाले ने जवाब दिया कि हाँ, हम तेरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें बता कि आखिर ये सब कुछ तूने क्यों और कैसे किया। तो जी गाइस, यहाँ से स्टार्ट होती है दानिश निल्सन की कहानी का आगाज। ये बात है 1978 की। दानिश निल्सन के पकड़े जाने के 5 साल पहले ये वही साल था जहां से दानिश निल्सन की जिंदगी का आगाज होता है। इस वक्त दानिश निल्सन की उम्र तकरीबन 33 साल थी। वो एक क्लब में बैठा शराब पी रहा था कि अचानक वहां पे एक लड़का आता है। इस लड़के की उम्र 14 साल थी और इसका नाम स्टीफन होम था। दानिश निल्सन ने जब इसको अपनी तरफ बुलाया और उससे कहा कि क्या तू शराब पीना चाहता है, उस लड़के ने इजहार किया कि हाँ, मैं पीना चाहता हूँ। दानिश निल्सन ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं पी सकते, तू चल मेरे साथ मेरे घर, तो मैं तुझको शराब पीने दूंगा। वो जैसे ही दोनों दानिश निल्सन के घर की तरफ रवाना होते हैं और दानिश बहुत ही खुश होता है। जैसे वो घर के अंदर पहुंचते हैं और दानिश और स्टीफन होम जी भर कर शराब पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दानिश निल्सन और स्टीफन होम एक गहरे दोस्त बन चुके थे। दानिश निल्सन को इतनी मोहब्बत स्टीफन होम से हो चुकी थी, वो नहीं चाहता था कि वो उसका घर छोड़कर कहीं और जाए। शराब के नशे में जब दोनों बेहोशी से सो रहे थे, सुबह उठते ही दानिश निल्सन ने बड़ी हैरानगी से स्टीफन होम को देखा जो कि नशे की हालत में सो रहा था। दानिश निल्सन ने जब देखा कि अब तो ये मेरा दोस्त बन चुका है और मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से जाए, अगर इसको होश आ गया तो ये मेरा घर छोड़कर चला जाएगा। दानिश निल्सन ने स्टीफन होम की नेक टाई से उसका गला दबा दिया और उसको मार दिया। दानिश निल्सन इतना वहशी हो चुका था, इतना खुदगर्ज हो चुका था, वो नहीं चाहता था कि स्टीफन होम उसको छोड़कर जाए। दानिश निल्सन की अक्ल खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसने उसको मार दिया था और वो उसकी बॉडी को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसको सोफे पे बिठाता था, कभी उसके साथ बैठकर चाय पीता था, कभी उसकी डेड बॉडी के मुंह के अंदर सिगरेट को लगाकर उससे कई कई घंटे खुद ही बातें किया करता था। जब उसको पता चला कि अब काफी देर हो चुकी है, काफी हफ्ते गुजर चुके हैं, क्यों ना मैं इसकी बॉडी को कहीं दफना दूं। दानिश निल्सन ने स्टीफन होम की बॉडी को लकड़ी के फर्श के नीचे दबा दिया ताकि वो जब जी चाहे उससे बातें करे, उसके साथ बैठे, उसके साथ खाए, उसके साथ पिए। दानिश निल्सन जब चाहता था उसकी बॉडी को निकालता था और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करता था। जब कुछ महीने गुजर चुके, दानिश निल्सन के घर के अंदर से बड़ी अजीब तरह की बदबू आनी शुरू हो गई। दानिश निल्सन सोचने लगा कि क्यों ना अब स्टीफन होम की बॉडी को जला दिया जाए। दानिश निल्सन उसकी गली सड़ी बॉडी को जब जमीन के नीचे से निकालता है तो उसको जला देता है अपने घर के अपार्टमेंट की बैक साइड पे। उसको जलाने के बाद दानिश निल्सन एक बहुत ही अजीब तरह की खुशी महसूस करता है और वो बहुत ऊंची ऊंची हंसता है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। दानिश निल्सन एक वहशी बन चुका था। वो स्टीफन होम के मर्डर के बाद मर्डर पे मर्डर करता चला जा रहा था। दानिश निल्सन ने अपनी उम्र में तकरीबन 16 बच्चों का मर्डर किया और सबसे अजीब बात यह थी कि वो जब एक मर्डर करता था वो दूसरी लाश को उसके बारे में बताता। तो इस तरीके का उसका रवैया था। वो हर मर्डर के बाद दूसरी बॉडी के साथ बातें करता था और वो उन तमाम लाशों को अपने अपार्टमेंट के अंदर ही छुपाया करता था। इसी वजह से जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो हर जगह इंसानी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े, मांस और खून की छींटे जो कि दीवारों के ऊपर मौजूद थे। दानिश निल्सन ने यह भी बताया पुलिस को कि मैं उन लाशों को अपने घर के अंदर इसलिए रखता था क्योंकि मुझे उनके साथ बात करने में खुशी महसूस होती थी। दानिश निल्सन उन तमाम लाशों के साथ बातें किया करता था और जब लाशें ज्यादा हो जाती थी तो मैं उनको छोटे छोटे टुकड़े कर कर ड्रेन पाइप से फ्लश कर दिया करता था ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। और मैंने पकड़ा नहीं जाना था क्योंकि मैं लगातार उसको फ्लश कर रहा था और ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से मैं पकड़ा गया।
और इन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जब माइक, जो कि माहिर प्लम्बर था, जब उसने ब्लॉकेज को देखा और उससे वो ब्लॉकेज नहीं निकली तो वो वापस जाने लगा। मैंने जब आपको इस कहानी के बारे में बताया था कि जब वो वापस जा रहा था तो कुछ भीड़ में से 2 आदमी उसके पास आए थे और उनमें से एक आदमी डेनिस निल्सन था, जिसने उसको ये मुहावरा बोला था कि लगता है KFC को लोग खाते कम और जाया ज्यादा करते हैं। इसी वजह से माइक और उसके बॉस को ब्लॉकेज नहीं मिली थी, क्योंकि डेनिस निल्सन ने माइक के जाने के बाद उसको साफ कर दिया था ताकि वो पकड़ा ना जाए। दानिश निल्सन के पकड़े जाने की वजह उसका अपना ही अपार्टमेंट बना, क्योंकि उसके अपार्टमेंट से जो पाइपलाइन आ रही थी वो उसको साफ करना भूल गया था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। इसी वजह से दानिश निल्सन को उम्र कैद की सजा हो गई और उसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। सन 2018 34 साल उम्र कैद में रहने के बाद दानिश निल्सन 72 की उम्र में जेल के अंदर ही वफात पा गया। इससे हमें सबक ये मिलता है, देखिए दानिश निल्सन तो पकड़ा गया अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि उसने बहुत सारे मर्डर किए थे, उसका पकड़ा जाना भी लाजिम था। इसी तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि साइको किलर्स इस वक्त पूरी दुनिया में बेतहाशा घूम रहे हैं। क्या पता वो आपके रिश्तेदार हों, क्या पता वो आपके दोस्त हों, क्या पता वो आपके नेबर्स हों, या फिर वो आप खुद हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली ऐसी रियल लाइफ पर बनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हम ये वीडियोस पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर कर आप तक पहुंचाते हैं ताकि कोई ऐसी मिसगाइड ना हो सके, कोई ऐसा गलत मवाद आप तक ना पहुंच सके। ये स्टोरीज आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप आने वाले वक्त से होशियार रहें, इसलिए लोगों को पहचानें और अपनी फैमिली की हिफाजत करें। खुदा हाफिज।